देखिए, किसी सीरीज का अगर बेसब्री से ऑडियंस इंतजार करती है कि उसका अगला सीजन कब आएगा, तो पंचायत अमेजन प्राइम का जो शो है वो भी उसमें जरूर शामिल है। और आज खासतौर से सचिव जी को फुलेरा से हमने बुलाया है, जिनसे हम बात करेंगे कि भाई आगे क्या होने वाला है, हम क्या एक्सपेक्ट करें। सो जितेंद्र कुमार, द वेरी टैलेंटेड एक्टर दैट वी हैव इन द इंडियन इंडस्ट्री, हमारे साथ है। जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पहले तो पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा एंटिसिपेशन तो जैसे ही एक सीजन खत्म होता है तो शुरू हो जाती है भाई दूसरा कब आएगा। अभी यहाँ दूसरे के बाद तीसरे ने काफी वेट करा दिया है, तो हम तो एक्साइटेड हैं। एज एन एक्टर आप कितने एक्साइटेड हो? आई थिंक काफी एक्साइटेड हूँ मैं, बट आई थिंक इट्स द फीलिंग जब रिजल्ट आने वाले होते हैं तो ये वो वाली फीलिंग है कि हमने तो अपना काम कर दिया, अभी नाउ वी आर वेटिंग कि अच्छा ऑडियंस को कैसा लगेगा। ऑफ कोर्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। आई थिंक 1-2 को जितना प्यार मिला है तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ी हैं। एंड ऑफ कोर्स ईगर है लोग, मतलब काफी 2 साल बाद सीजन आ रहा है तो वो टाइम का भी एक एक्साइटमेंट है कि बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि 1-2 में जितना मजा किया ऑडियंस ने, जितना एंजॉय किया, जो सिंप्लिसिटी और जो स्पेस लोगों ने एंजॉय किया, वो शायद सीजन 3 में भी उनको करने को मिले होपफुली। करेक्ट, बट एज एन एक्टर मुझे आप ये बताओ कि कैसा लगता है कि जब आप किसी भी चीज का हिस्सा बनते हो, किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हो, ऑब्वियसली आप उससे अपना बेस्ट देते हो। उसका हिट होना या फ्लॉप होना वो दूसरी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। बट व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जो इतना लोगों के घरों तक पहुंच जाता है, आपका कैरेक्टर हाउस होल्ड नेम बन जाता है, तो कैसी फीलिंग होती काफी अच्छी फीलिंग होती है। मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो लोगों तक पहुंचे, तभी वो अपनी कहानियां और अपना काम वो बहुत लोगों तक, तभी उसका काम चलेगा। है? मतलब ये बहुत जरूरी फैक्टर होता है कि वो उसकी पॉपुलैरिटी आए ताकि वो कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो वो ही एक इंटेंशन होता है। अदरवाइज अदरवाइज मतलब आई डोंट शेयर माय पर्सनल थिंग्स विद पीपल। इट्स अ वर्क, सो सारी चीजें काम के लिए। तो हम्म। एज एन एक्टर, बिकॉज मुझे इस प्रोफेशन में रहना है और इस प्रोफेशन को एंजॉय करना है, क्योंकि मैं एक्टिंग बहुत एंजॉय करता हूँ करना, तो वो चलता रहे। तो उसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऐसे शो को उस तरह का नंबर मिलना, उस तरह का प्यार मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक एवरी एक्टर्स, आई थिंक हर किसी एक्टर को टाइम लगता है यहाँ तक पहुंचने में, कि कोई ऐसी चीज हिट हो ताकि उसकी और कहानी आगे आने वाली लोगों तक पहुंचे। अच्छी हो, खराब हो, क्या रिस्पॉन्स आए, वो सब बात की बात है, बट कम से कम लोगों तक पहुंचे तो सही, लोग देखे तो सही, लोग रिएक्ट तो करेंगे, अच्छा ये ऐसा लगा या वैसा लगा। तो वो बहुत जरूरी होता है एज एज एंटरटेनर, किसी भी हम्म। एंटरटेनर के लिए, कि ऑडियंस तो हो उसके सामने दिखाने के लिए। तो अगर मतलब बिग टाइम ऐसा हुआ कि एक शो ऐसा हिट हुआ है जो लोगों तक पहुंचा है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, मेरे लिए और बेटर काम आता है, और बेटर स्क्रिप्ट आने लगती है, मुझे मौका मिलता है इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम करने में, लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो यही सब है। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो सीरीज है इसके तो कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक कैरेक्टर को अगर आप देखें तो सीजन, दोनों सीजन्स में काफी ग्राफ जो है वो बड़ा है। आप लोगों की जो जो मंडली है उसके बीच की कैमराडरी जो है वो बिगड़ी है, सुधरी है, और हमको हंसाया रुलाया सब कुछ किया है। सो हमारे लिए सीरीज का स्पेशल होना या फेवरेट होना, हमारे पास बहुत सारे रीजन होंगे एज ऑडियंस। एक एक्टर के बतौर जब आपको स्क्रिप्ट पहली बार आपके पास आई और आपको ये कैरेक्टर सुनाया गया, आपके लिए क्या रीजन बना उसे चुनने का? आई थिंक जिस तरह से जब जब हम सीन पढ़ते हैं पंचायत के, जब मैंने पहली बार सीन पढ़े थे, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब आई थिंक 4-5 लाइन में पूरा सीन खत्म हो गया, और कोई भी ऐसा पंच लाइन नहीं थी, कोई भी ऐसा एक इंटेंस लाइन नहीं थी, कोई भी डायलॉग डिलीवरी वाली लाइन नहीं थी। ठीक है, तो फिर भी ये सीन खत्म हो गया, फिर भी मुझे बहुत मजा आया पढ़ के। ठीक है, मुझे हंसी भी आई, मुझे इमोशन भी फील हुआ। तो ये कुछ कमाल वाली बात है, जो कि बहुत रेयर आपको फील होता है। या तो आपको सीन में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं कि डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, या कुछ इस तरह का डायलॉग लिखा हुआ है, या इस तरह की हैवी एक सिचुएशन या इंटेंस सिचुएशन क्रिएट की गई है राइटर द्वारा या मेकर द्वारा। बट यहाँ पे एकदम ही ऑपोजिट था, कि एकदम ही बेसिक सीन, बेसिक लाइंस, बट इट वाज इंटरेस्टिंग एंड आई लाफ्ड आल्सो इन द सिचुएशन, पढ़ते वक्त, सुनते वक्त। तो वो मेरे लिए बहुत आई थिंक गुड टू गो था कि हाँ, मतलब दिस दिस आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस सीरीज। सो राइट, एंड आई एम वहां से श्योर शुरुआत। जब आप शूट करते हैं तो बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज भी फिर आप इकट्ठा करते रहते हैं। और ऑडियंस के भी फेवरेट सीन्स हो जाते हैं कि भाई ये सीन में मजा आया, इसमें हम बहुत हंसे, इसको इतना इमोशनली एक्टर्स ने पोर्ट्रे किया कि हम रोए साथ में। एज सचिव जी जो आप प्ले कर रहे हैं, आपका
कौन सा या कौन से फेवरेट सीन्स हैं जो आपको बड़ा मजा आया शूट करने में? आई थिंक काफी सारे फेवरेट सीन्स हैं। आई थिंक एक तो जब सीजन 2 में जो वो पूरा जब वो डीएम मैम आती है कि गांव में शौच बाहर खेतों में हो रहे हैं और वो रोकना है, तो पूरा सीक्वेंस है मेरा, मुझे बहुत फनी लगता है, ऑन स्क्रिप्ट बहुत फनी लगता है। और एक सीन वो है जब प्रधान जी एमएलए के पास जाते हैं और उनको कन्विंस करने जाते हैं किसी चीज को लेके, और वो उनको ट्रक पे बिठा के कि तुम पहले वहां पे जाओ, तो वो मुझे बड़ा फनी लगा था जब मैंने पढ़ा था। बट लाइक जो मोस्ट फेवरेट सीन है इज द एपिसोड 1 जो सीजन 1 में आता है, और जिस तरह से सचिव जी का कैरेक्टर इस गांव में आता है और पहले दिन का ही वो पूरा सीक्वेंस है। पूरा एपिसोड एक दिन की कहानी है कि वो कैसे उसका पहला दिन गुजरता है, कैसे वो पूरे गांव से इंट्रोड्यूस होता है, कैसे वो गांव के विचित्र पंचायत के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस होता है। यानी कि मतलब तो उसको समझ में आता है कि गांव की लाइफ इजी नहीं होने वाली, और उसका फाइनली कॉल जाता है अपने दोस्त के पास कि मुझे यहाँ से निकलना है, आई जस्ट कांट स्टे। तो और वहां पे उसका दोस्त उसको अटकाता है कि नहीं तू कैट का तैयारी कर ले एंड बी मोहन भार्गव भार्गव ऑफ स्वदेश एंड एंजॉय दिस लाइफ। तो ये ऐसे मौके कम मिलते हैं। तो आई थिंक वो पूरा सीक्वेंस इज वेरी वेरी मतलब क्लोज टू हार्ट। उसको शूट करना भी एंड वो पूरा सेटअप भी करता है कि हाँ ये किस तरह का शो होने वाला है और किस तरह की चीजें हम देखने वाले हैं इस शो में। तो वो पूरा एपिसोड 1 के वो पूरे सीक्वेंसेस मेरे बहुत फेवरेट। राइट। अच्छा, सीजन 1 में हमने देखा सचिव जी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें नहीं वो उनको करनी पड़ रही है वो नौकरी, बट ही इज नॉट हैप्पी। सीजन 2 में हमने उन्हें गांव के साथ और जो मुखिया है उनके साथ और इन्वॉल्व होते हुए पर्सनली देखा है। पर वो टर्मोइल अभी भी है कि यार मेरा दोस्त इतने लाखों रुपए कमा रहा है, इतना बड़ा उसका पैकेज है और मैं कहाँ यहाँ 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ। तो वो जो कश्मकश है, जो इंटरनल बैटल है, वो सीजन 2 में भी थी। सीजन 3 में क्या रहेगा, पलड़ा किसका भारी रहने वाला? आई थिंक जब भी सचिव पता नहीं मतलब जो कैरेक्टर है सचिव जी का, वो जब भी पैसे सुनता है ना तो उसको उसके कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा मुझसे ज्यादा लोग कमा रहे हैं और मतलब चिल भी चल रहा है। तो वो थोड़ा सा फोमो फील करता है इन द विलेज। बट आई थिंक उसको बिकॉज उसको टाइम हो गया अभी गांव में रहते हुए, और वो ऑफ कोर्स जहाँ पे तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो एक अटैचमेंट्स भी हो जाती है लोगों के साथ जिनके साथ तुम वर्क स्पेस में हो और काम कर रहे हो। तो आई थिंक उसकी वो अटैचमेंट्स देखने को भी मिलती है सीजन 2 में कि वो जाना चाहता है बट बाहर, बट अभी उसका मन भी लगने लगा है। तो आई थिंक उन्हीं चीजों से वही सारी चीजें अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी सीजन 3 में भी, कि उसका क्या मन है, और उसकी मन की बातें ज्यादा है हमेशा ही। मतलब सीजन 3 में आई थिंक सबसे ज्यादा जो मन से कनेक्टेड है वो उसी कैरेक्टर से कनेक्टेड। आई थिंक बाकी लोग तो वर्बल हैं, ठीक है, वर्बल बात कर देते हैं, और आई थिंक इसका जो मन है वो सबको पता चल रहा होता है बिना कहे बिना कुछ की इसका मन क्या है। ये गांव में अच्छा फील कर रहा है या बुरा फील कर रहा है या अभी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। तो वो वो बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है सचिव जी के कैरेक्टर कि सबसे ज्यादा मन की बातें उसके निकल के आ रही कि उसको पूरी सिचुएशन में क्या फील हो रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लिखा हुआ कैरेक्टर है जो मुझे मिला। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दिस कैरेक्टर। राइट, एंड वी लव एंजॉइंग वाचिंग यू एंड द अदर कैरेक्टर्स और उनकी जो जर्नी आगे जा रही है, और बिल्कुल एक रियलिस्टिक गांव की और उसका जो एक एटमोस्फेयर होता है उसकी हमें फीलिंग मिलती है। सीजन 3 में हम एज ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे सीजन 2 के, कि भाई विधायक से अभी पंगा हो गया, आपका भी हो गया है, और जो मुखिया है उनका भी हो गया है, फिर यहाँ पे जो वन राक्षस है वो भी है कि भाई अब अगली बार हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी बीवी को लड़वाएंगे। फिर आपका एक कॉन्फ्लिक्ट की पैसे सुनते हैं तो कान खड़े हो जाते हैं। तो ये अब सीजन की जो एंटिसिपेशन आपने हमारे लिए बढ़ा दी है, क्या अगर मैं नॉट एज अ जर्नलिस्ट अगर एज अ फैन पूछूं तो क्या एक्सपेक्ट करके चलूं? आई थिंक जो अपन ने सीजन 1-2 में देखा है उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं चीजों को इंटीग्रेट करते हुए सीजन 3 में भी एक कुछ अलग किससे अलग सिचुएशंस क्रिएट की गई है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व रखते हुए। ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें हम भूल जाएंगे और आगे ही बढ़ जाएंगे, वैसा नहीं है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे थॉट्स देखने को और सुनने को मिलेंगे इन सीजन 3। तो है मतलब, बट मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स को और एक्सप्लोर किया गया है और ज्यादा अंदर घुसा गया है उनके पर्सनल ट्रैक्स पे। जितने भी कैरेक्टर्स थे तो उनके आसपास की कहानी और देखने को मिलेगी। एंड सचिव जी का जो कैरेक्टर है उसके भी जो आई थिंक जो उसके रोमांटिक्स हैं वो उसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे इन द शो। एंड ऑफ कोर्स किस तरीके से गांव में पॉलिटिक्स होती है और किस तरीके से वो दो पार्टियां क्रिएट होती हैं, तो उसके बारे में है। मतलब इट्स प्रिल्यूड टू इलेक्शन, इट्स नॉट एग्जैक्टली इलेक्शंस, बट इट्स लाइक पहले जो चीजें हो रही होती है इलेक्शंस के, कैसे दो लोग अगेंस्ट जाते हैं एक दूसरे के और अपना अपना माहौल बनाना चालू कर देते हैं। तो इट्स अबाउट दैट। तो काफी सारी नौक झोंक गाँव की देखने को मिलेंगी। करेक्ट, बट जब हम सीरीज देखते हैं
बड़ी ही जब रॉ कोई सीरीज देखते हैं हमें देखने में बड़ी आसान लगती है कि अरे यार कितनी सिंपल बना दी है, ऐसी तो लाइफ होती है, बट आई एम श्योर उसे शूट करना उतना रियलिस्टिकली उतना आसान नहीं होता होगा जितना हमें देखने में लगता है। तो क्या क्या चैलेंजेस जितेंद्र भी आप फेस करते हैं जब आप एक रूरल इंडिया की कहानी दिखाते हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बहुत रिसर्च बहुत जरूरी होती है, और आई थिंक जितनी भी टीम्स इन्वॉल्व रही हैं, मतलब अगर वो प्रोडक्शन डिजाइन है कि किस तरह का बैकग्राउंड होगा, किस तरह का ऑफिस होगा, ठीक है, वो सारे जो थॉट है वो बहुत इंटैक्ट पंचायत में, कि हम लोग रियल लोकेशंस पे गए, फिर वहाँ के एक्चुअल ऑफिसेज देखे कि अच्छा पंचायत ऑफिस होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, किस तरह की दीवारें होती हैं, ठीक है, गाँव किस तरह के होने चाहिए, और क्या एलिमेंट हो सकता है जो फ्रेम पे अच्छा लगेगा। मतलब इट कैन नॉट बी वेरी बेसिक, चाहे गाँव असली दिखते हो, बट उसके साथ साथ एक कुछ सिनेमैटिक भी होना चाहिए। हाँ। दीवार पे क्या लिखा हो या किस तरह की दीवार हो, ठीक है, तो आई थिंक वो काम भी बहुत अच्छे से किया गया है। लाइक मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जिस तरीके से वो शूट किया है हमारे सिनेमेटोग्राफर ने, अमिताभ सर ने, वो बहुत मतलब जो जनरली शोज देखने को मिलते हैं उस तरह का नहीं है, मतलब उसकी उनकी लाइटिंग बहुत अलग है, ठीक है, इट गिव्स अ वेरी रॉ फीलिंग, एंड लाइक वो एक गांव की, मतलब पहला फ्रेम खुलते ही तुम्हें लग जाता है कि हाँ मैं कुछ कुछ अलग गांव की कहानी देख रहा हूँ। तुम आ गए हो, जिस तरह की धूप गांव में होती है, जिस तरह की ठंड गांव में होती है, यू फील इट बाय ओनली ओनली फ्रॉम ओनली द विजुअल्स। सो सब सब टीम्स ने बड़ा रिसर्च करके काम किया है और बहुत डिटेलिंग में काम किया है। तो उतनी डिटेलिंग में जाना हमेशा एक स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि जिस तरीके से फिल्में होती हैं बहुत फिल्मी चीजें होती हैं, लोग करते हैं और वो चलता भी है। मतलब वैसा कि बैकग्राउंड्स क्या होंगे, वो थोड़े इंटरेस्टिंग होने चाहिए, वो थोड़े पॉलिश्ड होने चाहिए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। सडनली वो सारा अनलर्न करना, वो सारी चीजें सारी टीम्स के लिए, लाइक अगर आप सिनेमेटोग्राफर हैं, आप अगर आप प्रोडक्शन डिजाइन कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें अनलर्न करके वैसा दिखाना, तो वो सबके लिए टास्क हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स वो जब जैसे तुम एक स्टूडियो में शूट करते हो सेट बना के, और जैसे तुम एक रियल लोकेशन पे जाते हो, गांव में जाते हो, 20 मतलब 100 लोगों का एक झुंड जाता है जो 2 महीने 2.5 महीने गांव में रह के एडजस्ट करके शूट करता है। तो है वो एक टास्क है, वो इतना इजी नहीं है जितना हम इजीली शो को देख लेते हैं, और मतलब आप मतलब लिटरली 5 घंटे में शो खत्म भी कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 2 साल की मेहनत लगती है वो काम करने में। सो डेफिनेटली। मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा जो भी हमारा क्रू है, और जो इसके पीछे के लोग हैं जो इस कहानी को बनाने में पूरी तरह से हेल्प करते हैं, उस गर्मी में, उस ठंड में, और उस बारिश में। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जो इस शो को बनाते हैं और हमें अच्छा दिखाते हैं। बिल्कुल, और ये कलेक्टिव एफर्ट है बिहाइंड द कैमरा टीम का, और आप लोग जो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एक्टर टीम है, कि फिर एक इस तरह की हिट सीरीज बनती है कि लोग कहते हैं भाई अगला सीजन, और 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। देव नॉट एग्जैक्टली। फॉरगॉटन कि अच्छा एक सीरीज थी, इंतजार कर रहे हैं, मतलब बाकायदा उसके बारे में पोस्ट हैं एंड अपडेट्स के लिए लोग पूछ रहे हैं। सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू। बट जैसे आपने कहा कि लर्न और अनलर्न करना पड़ता है डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं सबको भी, एज एन एक्टर जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं वर्सेस दूसरे प्रोजेक्ट में दूसरा करते हैं, आपके लिए वो लर्निंग अनलर्निंग प्रोसेस जितेंद्र कितनी क्विक होती है? काफी काफी मतलब लर्निंग अनलर्निंग काफी क्विक होता है। मतलब जैसे ही मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा पिछली चीजें छोड़ देता हूँ, और फिर मैं नई चीजों के लिए एकदम पहले तो मैं ब्लैंक होने की कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं नॉर्मल लाइफ में घुल जाऊं। तो आई टेक माई टाइम, 4-5 डेज में मैं अपनी सारी नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज जो मुंबई में हम लोग करते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, चिल करते हैं, तो मैं वो सारी चीजें करता हूँ एंड गेट बैक टू माई नॉर्मल लाइफ। एंड देन आई जो भी मैं नया काम कर रहा होता हूँ, मैं उसको एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से लेना चाहता हूँ। एंड इट डिपेंड्स ऑन द अलॉट ऑन द डायरेक्टर कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कैसे इमेजिन किया है। तो मैं वो सारी चीजें डायरेक्टर से या राइटर से अडेप्ट करने की कोशिश करता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है कैरेक्टर, तो उस तरह से मैं उनकी हेल्प लेते हुए नई चीजें सोचता हूँ कैरेक्टर के बारे में। बट हाँ, आई थिंक ब्लैंक स्लेट होना बहुत जरूरी है। आई थिंक उसमें मुझे पर्सनली थोड़ा रेगुलर होना इन लाइफ वो हेल्प कर देता है। जैसे तुरंत जैसे ही आप शूट करके आए कहीं से, इमीडिएटली यू मीट योर फ्रेंड्स एंड चिल विद देम, वो 4-5 डेज के लिए करो, एंड यू बिकम वेरी ब्लैंक, यू फॉरगेट थिंग्स कि अच्छा कुछ मैं और करके आया, एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, न्यू कैरेक्टर। अच्छा, आपने कहीं पे ऐसा कहा था कि एक हाउस होल्ड नेम बनना कहीं आपके प्लान की ट्रैजेक्टरी में नहीं था, आप बन गए हैं एंड यू आर थैंकफुल फॉर दैट, बट अब क्योंकि आप बन गए हैं आपने हमारा एक्सपेक्टेशन बार खुद के लिए, अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जितेंद्र बढ़ा दिया है। सो अब डर लगता है कि यार अभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं जितेंद्र कुमार से। एक्सपेक्टेशंस मतलब, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना जोन चेंज ना करूँ, चाहे वो
क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्में करता हूँ और बहुत सारी सीरीज करता हूँ, कुछ वर्क करती है ऑडियंस के लिए, कुछ नहीं करती। तो इन दोनों सिचुएशन में मैं अपने आप को सेम रखने की कोशिश करता हूँ। और मैं मतलब मुझे कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं सिर्फ उसके लिए काम करता हूँ कि ये स्टोरी लोगों तक पहुंच जाए। अब ऑडियंस का रिएक्शन वो कुछ भी हो सकता है, तो अगर उसके बेसिस पे आप करने जाओगे तो मुझे लगता है कि थोड़े से आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आप हो सकता है कि आप थोड़ी सी थोड़ी सी गद्दारी कर जाओ अपने कैरेक्टर के साथ, क्योंकि तुम्हें ऑडियंस को किसी पर्टिकुलर चीज को लेके खुश करना है या उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी है। तो मुझे लगता है कि वहां पे करप्शन का स्कोप होता है, जहाँ पे तुम सोचते हो कि अच्छा वो चीज चल गई तो मैं अभी दोबारा इस तरह की चीज करता हूँ तो शायद ये भी चल जाए। तो उस तरीके से मैं सोचता नहीं हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि अच्छा ये चीज मुझे कितनी पसंद आ रही है, मुझे मेकर्स में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे उनके साथ काम करने में कितना मजा आएगा, तो मैं उन चीजों को ज्यादा लुक फॉरवर्ड करता हूँ। और ट्राई करता हूँ कि जितना अपना अपना 100% दे पाऊँ किसी भी कैरेक्टर को, और विदाउट थिंकिंग कि ऑडियंस क्या सोचेगी या मैं क्या सोचूंगा। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे हों, वो चीजें, बट वो थोड़ा बाद की बात हो जाती है। जैसे अभी मैं उस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ या नर्वस हूँ कि क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, बट वाइल आई एम डूइंग समथिंग, आई एम चूजिंग समथिंग, तब ये थॉट प्रोसेस नहीं होता। तब सिर्फ ये होता है कि मुझे कितना मजा आ रहा है कहानी सुनने में, उस टाइम पे मुझे उस मोमेंट में कितना मजा आया जब मैं वो कहानी मुझे नरेट की जा रही थी या मैं पढ़ रहा था, तो तब मुझे कितना मजा आया। वो चीजों के लिए मैं काम करता हूँ। बाकी ऑफ कोर्स अगर ऑडियंस ज्यादा प्यार करती है तो वो सोने पे सुहागा है, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। तो मुझे काफी हेल्प मिलती है अगर ऑडियंस उस चीज को प्यार करती है, तो मुझे मेरे लिए और दरवाजे खुलते हैं, मेरे पास और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आना चालू हो जाते हैं, मेरे पास मुझे मौके मिलते हैं और इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स के साथ या मेकर्स के साथ काम करने के। तो करेक्ट। वो तो एक ऐसे सोने पे ऐसे सुहागा वाली चीज है। इंटरेस्टिंग मौके जितेंद्र आपको मिलते रहे, क्योंकि आप हमें एंटरटेन करते रहेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है अच्छे एक्टर्स को देखना किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो जाते जाते पंचायत 3 के लिए वैसे तो कोई रीजन देने की जरूरत है नहीं कि भाई क्यों लोग देखें, वो वेट ही कर रहे हैं 2 साल से, बट एक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है तो क्या कहेंगे? आई थिंक मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना चाहता। मैं जस्ट इतना बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से सीजन 1 और 2 में आपको मजा आया, उतना ही होपफुली आपको सीजन 3 में भी मजा आएगा। सो बहुत जल्दी आ रहा है। आई थिंक बहुत इंतजार किया है, मैंने भी, आपने भी, हम सब ने इंतजार किया है। एंड अब वो आई थिंक बहुत दूर नहीं है वो डेट, और जल्दी आपकी नजदीकी स्क्रीन पर ये चीज आने वाली है। नजदीकी जो स्क्रीन। नजदीकी सिनेमा घरों की बजाय नजदीकी स्क्रीन जो भी आपके टीवी है, फोन है, तो प्लीज आप देखिए एंड एंजॉय करिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन जाइए और आप एंजॉय करिए। राइट, सो विशिंग यू ऑल द लक कि ये तो सक्सेस मिले ही, बात जो भी काम जितेंद्र आप करें उतना ही सक्सेसफुल रहे, और जितने दिल से आप करते हैं, जिस पैशन से करते हैं, वो पैशन ऑडियंस तक पहुंचते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक्स टू यू। थैंक यू। लवली टॉकिंग।